अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक जापानी अवधारणा इकिगाई पर बात करने वाले हैं, जी। जिसका संबंध एक लंबे सेहतमंद और कह सकते हैं खुशहाल जीवन से है। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये चर्चा हेक्टर गार्जिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के कुछ हिस्सों पर आधारित होगी। जी। और शुरू में ही ओकिनावा द्वीप का जिक्र करना जरूरी लगता है। ये वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शतायुषी लोग रहते हैं, मतलब 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो सवाल यही है, क्या राज है उनका? इस बातचीत में हम इकिगाई को समझने की कोशिश करेंगे, इसके अलग अलग पहलू देखेंगे और ये जानेंगे कि ये जीवन में मकसद और खुशी से कैसे जुड़ा है। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये साधारण सा लगने वाला विचार दुनिया भर में लोगों को क्यों खींच रहा है। सही कहा। शायद इसलिए कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं, एक ठहराव, एक मकसद। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। ये इकिगाई आखिर है क्या? किताब में लिखा है, होने का कारण या वो खुशी जो हमेशा व्यस्त रहने में मिलती है। जी। मतलब वो क्या चीज है जो हमें सुबह उठने पर मजबूर करती है, एक तरह से प्रेरणा देती है। कहते हैं ये हम सबके अंदर ही होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है, धैर्य से। हाँ, और ये सिर्फ कोई लक्ष्य बना लेना या कोई हॉबी पाल लेना वैसा नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। अच्छा। ये जापानी संस्कृति का हिस्सा है। वहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई साफ विचार नहीं है। लोग जब तक सेहतमंद हैं तब तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो काम जो उन्हें पसंद है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। तो ये उनके जीवन को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक मतलब देता है, एक दिशा। ये असल में जीने की एक कला है। और यहीं पर ओकिनावा का जिक्र आता है ना? खासकर वहाँ का ओगिमी गांव, जिसे शतायुषियों का गांव भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया की उन जगहों में से है जहाँ औसत उम्र सबसे ज्यादा है। पहले तो लगता है कि शायद वहाँ का कोई खास फल होगा, जैसे शिकुआसा या मोरिंगा चाय। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। पर बात शायद इतनी सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओकिनावा उन 5 जगहों में शामिल है जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। हाँ, ब्लू जोन्स। जी, जहां लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। बाकी 4 हैं सार्डिनिया इटली में, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में, निकोया प्रायद्वीप कोस्टा रिका में और इकारिया ग्रीस में। अच्छा। और इन सभी जगहों पर कुछ बातें आम मिली हैं, जैसे संतुलित खाना, ज्यादातर पौधों पर आधारित, हल्का नियमित व्यायाम जैसे बागवानी या पैदल चलना, जीवन का एक मकसद जिसे ओकिनावा में इकिगाई कहते हैं, और बहुत मजबूत सामाजिक रिश्ते जैसे ओकिनावा का मोआए। और हाँ, तनाव का स्तर भी कम होता है। ओकिनावा की अपनी कुछ खास परंपराएं भी हैं, है ना? जैसे वहारा हाचीबू। हाँ, हरा हचीबू, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब पेट को सिर्फ 80% तक भरना। हाँ। जब लगे कि बस अब थोड़ा और नहीं, तभी रुक जाना। जी, ये हमारी आदत से बिल्कुल उल्टा है, जहाँ हम अक्सर पेट पूरा भर लेते हैं या उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। वहाँ शायद खाना भी छोटी प्लेटों में परोसते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। हाँ। जो इसमें मदद करता है। हाँ। और कैलोरी की बात करें तो ओकिनावा के लोग औसतन कम कैलोरी लेते हैं, करीब 1800-1900, जबकि पश्चिम में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। और उनके खाने में क्या खास होता है? उनके खाने में टोफू, शकरकंद, मछली हफ्ते में 2-3 बार और ढेर सारी सब्जियां, मतलब रोज करीब 300 ग्राम सब्जियां खाते हैं। अच्छा। और आपने मोआई का जिक्र किया। हाँ, वो क्या है? मोआए, हाँ, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा समूह है। सामाजिक सुरक्षा समूह? हाँ, मतलब एक जैसे शौक या जरूरत वाले लोगों का छोटा सा समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, भावनात्मक रूप से भी और कई बार आर्थिक रूप से भी। अरे वाह। सोचिए, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हमेशा आपके लिए है। इसकी शुरुआत शायद पुराने जमाने में किसानों की मदद के लिए हुई थी, जैसे फसल कटाई में या आर्थिक मुश्किलों में। ये अपनेपन की बहुत गहरी भावना देता है। कमाल है। और इसी से जुड़े 2 और सिद्धांत है, एचारी बा चोदे, मतलब हर किसी से भाई जैसा बर्ताव करो, और यूई मारू यानी टीम वर्क। ये सब मिलके एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां लोग अकेले नहीं पड़ते हैं। ये खानपान और सामाजिक जुड़ाव तो समझ आया, लेकिन मन का क्या? लंबी उम्र के लिए मन का स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाली बात। तो मन को एक्टिव रखना, ये भी जवानी बनाए रखने का एक तरीका है। यकीनन, मानसिक व्यायाम उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक। एक न्यूरोसाइंटिस्ट है श्लोमो ब्रेजिनिट्स,
वो कहते हैं कि दिमाग इस्तेमाल ना करने पर कमजोर होता है, लेकिन जब उसे नई जानकारी मिलती है, कोई चुनौती मिलती है, तो वो नए कनेक्शंस बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे मांसपेशी कसरत से मजबूत होती है, वैसे ही दिमाग भी। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? दूसरों से बात करना, कोई नई चीज सीखना, पहेलियां हल करना या बस एक पॉजिटिव नजरिया रखना, ये सब दिमाग को एक्टिव रखते हैं। जब हम एक ही ढर्रे पर चलते हैं तो दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। और तनाव, उसे तो लंबी उम्र का दुश्मन माना जाता है। हाँ, वो तो है। लगातार बना रहने वाला तनाव, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, वो हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर सकता है। मैंने पढ़ा है कि ये हमारी कोशिकाओं पर असर डालता है। टीलोमियर। जी हाँ, टीलोमियर। ये हमारी कोशिकाओं के क्रोमोसोम के सिरों पर सुरक्षा कवच की तरह होते हैं, जैसे जूते के फीते के आखिर में प्लास्टिक कैप। अच्छा। पुराना तनाव इन टीलोमेयर को छोटा कर सकता है, जिससे कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होती हैं। ये हिडलबर्ग और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडीज में पाया गया। तो ये तनाव काम कैसे करता है? मतलब शरीर पर इसका क्या असर होता है? जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो शरीर लड़ो या भागो मोड में आ जाता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं। हाँ। एड्रेनलिन दिल की धड़कन तेज करता है, सांस तेज होती है। कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ब्लड शुगर बढ़ाता है ताकि तुरंत एनर्जी मिले। ये तो पुराने जमाने में जरूरी रहा होगा, जैसे किसी जानवर से बचने के लिए। बिल्कुल। पर आज का तनाव अलग है। वो धीमा, लगातार बना रहने वाला होता है। ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक, रिश्तों की चिंताएं। हाँ, सही कहा। और ये लगातार निकला कॉर्टिसोल शरीर को थका देता है। इससे चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, दिल की बीमारियां, ये सब हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है? माइंडफुलनेस? हाँ, माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में जीना, ये एक तरीका है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि थोड़ा तनाव, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, वो अच्छा भी होता है। अच्छा, वो कैसे? वो हमें प्रेरित करता है, काम करने की ऊर्जा देता है। डॉक्टर हार्वर्ड फ्रीडमैन का शोध यही कहता है। तो चुनौती तनाव को खत्म करना नहीं, बल्कि हानिकारक तनाव को मैनेज करना है। और आजकल की एक और बड़ी समस्या है बैठे रहना, घंटों तक, ऑफिस में, गाड़ी में, घर पर, टीवी के सामने। जी हाँ, शारीरिक निष्क्रियता। इसके नुकसान तो साफ हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और जैसा हमने बात की, टेलोमेयर पर भी बुरा असर। लेकिन इसके उपाय आसान लगते हैं। थोड़ा ज्यादा चलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना। बिल्कुल। जंक फूड की जगह फल खाना, रात को अच्छी नींद लेना, करीब 7 से 9 घंटे। हाँ, नींद। खेलना बच्चों के साथ या पालतू जानवरों के साथ। बस अपनी रोज की आदतों पर थोड़ा ध्यान देना। नींद की बात आई तो मेलेटोनिन का जिक्र भी जरूरी है ना? हाँ, मेलेटोनिन। ये हार्मोन रात में अंधेरे में बनता है और हमारी नींद को कंट्रोल करता है। पर ये सिर्फ नींद के लिए नहीं है। अच्छा, और क्या करता है ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। तो उम्र के साथ इसका बनना कम हो जाता है? जी हाँ, कम हो जाता है। लेकिन अच्छा खाना, दिन में थोड़ी धूप लेना, रात को पूरी नींद और तनाव कम रखकर हम इसे बेहतर रख सकते हैं। और पॉजिटिव नजरिया, क्या उसका भी कोई रोल है? बिल्कुल है। यशीवा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग आशावादी होते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, संभालते हैं, वे ज्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जीवन में एक मकसद होने की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी आती है। जी, लोगोथेरेपी। ये एक तरीका है लोगों को उनके जीवन का अर्थ खोजने में मदद करने का। हाँ, फ्रैंकल खुद नाजी कैंप से गुजरे थे और उनका मानना था कि जीने की वजह ढूंढना इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, वो अक्सर अपने मरीजों से पूछते थे, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। हाँ, लेकिन इसी के जवाब में कहीं न कहीं जीने का मकसद छिपा होता था। लोगोथेरेपी कहते हैं कि जीवन का अर्थ मिलता है, बनाया नहीं जाता। और जब किसी को यह अर्थ नहीं मिलता तो उसे अस्तित्वगत निराशा होती है। अस्तित्वगत निराशा? पर यह निराशा एक संकेत है, बीमारी नहीं। ये बताती है कि अर्थ की तलाश जरूरी है। नीत्शे ने कहा था ना, जिसके पास जीने का क्यों है वो हर कैसे सह सकता है। हाँ, बिल्कुल। लोगोथेरेपी ये भी सिखाती है कि हम हालात नहीं चुन सकते, पर उनके प्रति अपना नजरिया चुन सकते हैं। जैसे वो डॉक्टर वाला उदाहरण है जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी। हाँ, बताइए ना। वो गहरे शोक में था।
फ्रैंकल ने उसे समझाया कि उसके जीने का एक अर्थ ये है कि उसने अपनी पत्नी को वो दुख झेलने से बचा लिया जो उसे अकेले रहने पर होता। इस नजरिए ने उसके दुख को एक उद्देश्य दिया। ये तो बहुत गहरा विचार है, दुख में भी उद्देश्य ढूंढना। पर क्या हो अगर कोई अपनी भावनाओं में उलझा रहे, मतलब आगे बढ़ ही ना पाए? हाँ, ऐसा होता है। और यहीं पर जापान की मोरिता थेरेपी काम आ सकती है। मोरिता थेरेपी, ये क्या है? ये लोगोथेरेपी से थोड़ी अलग है। इसके संस्थापक शोमा मोरिता मानते थे कि हमें अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए? नहीं। पहला सिद्धांत, भावनाओं को स्वीकार करो। जैसे मौसम आता जाता है वैसे ही भावनाएं भी। उनसे जूझने से वो और बढ़ती हैं। जैसे वो गधे वाली कहानी है जो रस्सी से बंधा है और जितना छुड़ाने की कोशिश करता है उतना फंसता है। हाँ। दिलचस्प। दूसरा सिद्धांत, भावनाओं पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो कि तुम्हें करना क्या है। अपने काम पर फोकस करो। अच्छा, मतलब एक्शन पे जोर। हाँ। और तीसरा, जीवन का उद्देश्य खोजो, पर वो उद्देश्य भी काम से जुड़ा होना चाहिए। मोरिता थेरेपी कहती है कि काम करने से भावनाएं बदलती हैं, ना कि भावनाओं के बदलने का इंतजार करो फिर काम करो। मतलब करते जाओ, महसूस बाद में कर लेना। हाँ, कुछ वैसा ही। तो मकसद ढूंढना और फिर उस काम में पूरी तरह डूब जाना, यहीं पे फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है ना, मिहाई चिक्सन-मिहाई का। जी हाँ, फ्लो। ये वो मानसिक स्थिति है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, थकान महसूस नहीं होती, अपनी मैं का भी एहसास नहीं रहता। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए। बिल्कुल, या कोई संगीतकार धुन बनाते हुए। ये अवस्था इकिगाई से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि अक्सर लोग अपने इकिगाई वाले काम में ही फ्लो महसूस करते हैं। चिक्सेंट-मिहाई इसे सर्वोत्तम अनुभव कहते हैं ना? जी, ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। इसे पाने की कुछ शर्तें हैं। पहली रणनीति है, जैसा ओवेन शैफर बताते हैं, कि ऐसा काम चुनो जो आपकी क्षमता से थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो। थोड़ा ज्यादा। हाँ, पर इतना भी नहीं कि आप घबरा जाएं। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होगी, बहुत मुश्किल है तो चिंता होगी। फ्लो इन दोनों के बीच का रास्ता है, जहाँ चुनौती और हुनर का सही मेल हो। इसे फ्लो चैनल कहते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी रणनीति है साफ ठोस लक्ष्य रखना। लक्ष्य रखना। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। MIT मीडिया लैब के जॉय इटो कहते हैं कि हमें नक्शों की जगह कंपास चाहिए। नक्शों की जगह कंपास? हाँ। मतलब दिशा पता हो, पर हर कदम पहले से तय ना हो। लक्ष्य हो, पर उस पर जुनून सवार ना हो जाए। जैसे कोई खिलाड़ी अगर सिर्फ मेडल सोचेगा तो खेल की प्रक्रिया से ध्यान हट सकता है। हाँ, ये बात तो है। मजा तो सफर में है। बिल्कुल। और तीसरी रणनीति, जो आज के जमाने में शायद सबसे जरूरी है, एक समय में एक काम। हाँ, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये असल में एक भ्रम है। भ्रम? पर लोग तो कहते हैं कि वो मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो असल में हर काम में ज्यादा गलतियां करते हैं। हमारा दिमाग एक साथ कई काम नहीं कर सकता, वो बस तेजी से उनके बीच स्विच करता है। ओह, इससे तो नुकसान होता होगा। हाँ, ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। IQ पर भी असर पड़ता है। तो इससे बचें कैसे? ध्यान भटकाने वाली चीजें बंद करें, जैसे फोन नोटिफिकेशन। काम के लिए शांत जगह चुनें। पोमोडोरो तकनीक अपना सकते हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। या काम शुरू करने का कोई छोटा सा रूटीन बना लें। जापान में तो ये फ्लो वाली बात काफी दिखती होगी, ताकुमी कारीगरों में। जी हाँ, ताकुमी, वो कुशल कारीगर जो अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे तलवार बनाने वाले या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। स्टीव जॉब्स भी इनसे प्रेरित थे। और ओताकू? हाँ, ओताकू, जो अपने जुनून जैसे एनिमे या मांगा में पूरी तरह खोए रहते हैं। एक और भावना है गम्बारू, यानी पूरी लगन से जुटे रहना। ये सब फ्लो से जुड़ा है। स्टूडियो गिबली के मियाज़ाकी का उदाहरण भी है। हाँ बिल्कुल, हयाओ मियाज़ाकी रिटायरमेंट के अगले दिन ही फिर स्टूडियो पहुंच गए थे। ये समर्पण फ्लो का बेहतरीन उदाहरण है। पर क्या ये सिर्फ बड़े कामों में ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं। माइक्रो फ्लो का कॉन्सेप्ट है। माइक्रो फ्लो? हाँ, मतलब रोज के साधारण कामों में भी फ्लो मिल सकता है। जैसे ध्यान से बर्तन धोना, बिल गेट्स को इसमें मजा आता था। या रिचर्ड फाइनमैन का दीवारें पेंट करना। अच्छा, मतलब किसी भी काम में एक लय ढूंढ लेना। हाँ, या पूरी तरह उस पल में मौजूद रहना। ध्यान यानी मेडिटेशन भी फ्लो पाने में मदद करता है,
क्योंकि वो मन को भटकने से रोकता है। इस पूरी इकिगाई की खोज में एक और चीज बहुत जरूरी लगती है, लचीलापन, रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस, मुश्किलों से उभरने की क्षमता। वो जापानी कहावत है ना, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। बिल्कुल, ये क्षमता इकिगाई को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं। तो ये लचीलापन है क्या असल में? सिर्फ टिके रहना? नहीं, सिर्फ टिके रहना नहीं, इसमें ये समझना शामिल है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं, और अपनी ऊर्जा उसी पर लगाना जिसे हम बदल सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी और सेरेनिटी प्रेयर यही सिखाते हैं। हाँ, स्टोइकिज्म। बौद्ध धर्म और स्टोइकिज्म दोनों ही नकारात्मक भावनाओं को देखने और उन्हें हावी न होने देने पर जोर देते हैं। वे सिखाते हैं कि सुख आता जाता है, उसमें फंसो मत। दुख भी हमेशा नहीं रहता, उससे निराश मत हो। सेनेका की नकारात्मक कल्पना वाली बात भी है। हाँ, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। यहाँ 2 और जापानी कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, वाबी साबी और इचिगो इचिए। जी हाँ, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं ये। वाबी साबी यानी अपूर्णता में सुंदरता देखना, जैसे पुरानी लकड़ी की मेज। बिल्कुल। सादगी में समय के साथ आने वाले बदलावों में सौंदर्य देखना। और इचिगो इचिए, एक समय एक मुलाकात, मतलब हर पल अनोखा है, वो दोबारा ठीक वैसे ही नहीं आएगा। तो ये हमें वर्तमान में जीने को कहता है। हाँ, उस पल की कद्र करने को। जैसे जापान का इसे श्राइन है, जिसे हर 20 साल में फिर से बनाया जाता है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, नतीजा नहीं। और लचीलेपन से भी आगे एक विचार है, एंटी फ्रेजिलिटी, नासिम तालिब का। हाँ, एंटी फ्रेजिलिटी। ये सिर्फ झटके सहना नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत होना है। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती है, बिल्कुल। या जैसे हाइड्रा का सिर काटने पर 2 नए उगाते थे। तो एंटी फ्रेजाइल कैसे बने? तालेब कुछ तरीके बताते हैं, जैसे जीवन में थोड़ी अतिरिक्तता यानी रिडंडेंसी रखना, आय का एक से ज्यादा स्रोत, अलग अलग तरह के दोस्त। दूसरा, ज्यादातर सुरक्षित दांव लगाना, पर साथ ही छोटे छोटे ऐसे जोखिम लेना जिनसे बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा। और तीसरा, उन चीजों से बचना जो हमें कमजोर बनाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा कर्ज या नकारात्मक लोग। मूल रूप से ये छोटी असफलताओं से सीखने और मजबूत बनने का नजरिया है। तो ये इकिगाई के रास्ते में आने वाले चुनौतियों को अवसर बनाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो मुख्य बातें क्या रहीं? इकिगाई एक दिशा दिखाने वाले कंपास की तरह है। जी। समुदाय का महत्व, जैसे मोआई, सचेत जीवन शैली, जैसे हारा हाचीबू, हाँ, और हल्का व्यायाम, तनाव प्रबंधन, फ्लो की अवस्था और उसे पाने के तरीके। और आखिर में लचीलापन, एंटी फ्रिजिलिटी और वाबी साबी के जरिए अपूर्णता को स्वीकारना। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इकिगाई कोई बोझ नहीं है जिसे ढूंढना ही है। हाँ, ये एक यात्रा है अपनी सहज प्रवृत्ति और जिज्ञासा को फॉलो करने की, उन चीजों से जुड़ने की जो हमें जिंदा महसूस कराती हैं। जैसा ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, ज्यादा चिंता मत करो, बस अपना जुनून ढूंढो और दोस्तों के साथ रहो। शायद इकिगाई खुद मिल जाए। हाँ, शायद। किताब के आखिर में इकिगाई के 10 नियम दिए हैं जो शायद इस पूरी सोच का सार है। जी, बताइए। पहला, हमेशा एक्टिव रहें, रिटायर ना हो। दूसरा, धीमे चलें। तीसरा, पेट पूरा ना भरें, 80% वाला नियम। चौथा, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। पांचवा, अगले जन्मदिन के लिए फिट रहें, मतलब नियमित व्यायाम करें। छठा, मुस्कुराएं। जी। सातवां, प्रकृति से दोबारा जुड़ें। आठवां। आभार व्यक्त करें। नौवां। वर्तमान क्षण में जिएं। इचिगो इचिए। हाँ, और 10वां, अपने इकिगाई का अनुसरण करें, और अगर नहीं मिला है तो फ्रैंकल की तरह उसे खोजना ही आपका मिशन है। बहुत खूब। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि शायद लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हाँ, बल्कि ये उद्देश्य, समुदाय और जीवन की अपूर्णता को स्वीकारते हुए जीने का एक निरंतर शांत अभ्यास है, जैसा ओकिनावा के लोग हमें दिखाते हैं। बिल्कुल। शायद सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि उनकी रोज के जीवन में कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें वो खो जाते हैं या जिनसे उन्हें थोड़ी सार्थकता मिलती है। शायद इकिगाई की शुरुआत वहीं से होती है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।